नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करण सर PLB पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस चैनल पर हम राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और यह कक्षाएं YouTube पर निरंतर चलती रहेंगी। अब देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान के दुर्गों की श्रेणियों के बारे में हम चर्चा करें सबसे पहले, उसके पश्चात हम अलग अलग दुर्गों को पढ़ेंगे। राजस्थान के दुर्गों में एक शब्द आता है धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग के बाद हम बात करें सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग के पश्चात एरण दुर्ग। एरण दुर्ग के पश्चात हम बात करें गिरि दुर्ग। उसके पश्चात वन दुर्ग। वन दुर्ग के बाद औदक या उदक दुर्ग। औदक या उदक दुर्ग। फिर हम बात करें सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग। अब देखिए, धानवन दुर्ग क्या है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ रेतीला भूभाग हो या टीलों से घिरा हो। जिसके चारों तरफ रेतीला भूभाग हो या टीलों से घिरा हो, क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। ये आप लिख लीजिए, इसको लिखेंगे नहीं इसमें। सहाय दुर्ग क्या है? जिसके अंदर राजा और प्रजा एक साथ रहते हो। कौन कौन? राजा प्लस में प्रजा। राजा प्लस में प्रजा एक साथ रहते हो। उसके पश्चात हम बात करें एरण। एरण का है समतल भूमि पर। समतल भूमि पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? एरण कहलाता है। फिर हम बात करें गिरि दुर्ग। पहाड़ियों से घिरा हो। जो दुर्ग पहाड़ियों से घिरा हो वो क्या कहलाता है भाई? गिरि दुर्ग कहलाता है। वन दुर्ग में क्या लिखेंगे? वनों से घिरा हो। वनों से घिरा हो वह दुर्ग क्या कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है औदक या उदक दुर्ग। इसे हम क्या कह सकते हैं? जल दुर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल दुर्ग। और इसके बारे में कहते हैं ऐसा दुर्ग जो किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। जल से घिरा हो। फिर उसके पश्चात हम बात करें सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसकी सैन्य व्यवस्था कैसी हो? अच्छी हो। सैन्य व्यवस्था अच्छी हो या स्पेशल सैनिकों के लिए बना हो। किसके लिए बना हो? सैनिकों हेतु बना हो। उसके पश्चात हम बात करें दो बड़े महत्वपूर्ण और हैं। एक जैसे नाम है पारिख और पारिध। पारिख और पारिध, इनमें क्या अंतर है? देखिए, जिसमें ख लगा है उसमें ध्यान रखना, खाइयों से घिरा हो। खाइयों से घिरा हो। ऐसा दुर्ग जो खाइयों से घिरा है वो क्या कहलाता है? पारिक कहलाता है। और पारिद की हम बात करें पत्थरों
प्लस कंटीली झाड़ियों, कंटीली झाड़ियों से। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पत्थर ही है, क्योंकि पत्थरों की क्या है, उसके चारों तरफ एक दीवार से बना दी जाती है, और वह कौन सा दुर्ग कहलाता है, पारिद कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है, पारिद। देखिए दुर्गों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं, या कुछ यंत्रों की हम बात करें। देखिए एक शब्द मैंने यहाँ लिख दिया, मगरबी। क्या शब्द लिखा, मगरबी। एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, ढेकुली। एक शब्द लिखा ढेकुली, और एक शब्द है मगरबी। उसके पश्चात हम बात करें साबात। क्या शब्द है, साबात। और साबात के बाद एक शब्द लिखा मैंने, पासीब। देखिए 4 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जहां से प्रश्न आ सकता है। मगरबी है आग फेंकने वाला यंत्र, आग फेंकने वाला यंत्र। थोड़ा पूरी लाइन नहीं लिख पाएंगे, जगह नहीं इतनी। आग फेंकने वाला यंत्र। ढेकुली क्या है, पत्थर बरसाने वाला यंत्र, पत्थर बरसाने वाला यंत्र। और साबात क्या है, एक सीढ़ी नुमा दीवार, सीढ़ी नुमा दीवार। ये देखिए ये क्या है, सीढ़ी नुमा दीवार है। जैसे मान लीजिए कोई दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करना है, तो प्रवेश करने के लिए क्या किया जाता था, इसके सहारे एक सीढ़ी नुमा दीवार बना दी जाती, जिससे जो शत्रु सेना है वो इस दुर्ग के अंदर क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। उसे कहते हैं क्या, साबात। इसी से मिलता जुलता एक नाम है पाशिब। पाशिब है दुर्ग के सामने बना चबूतरा, दुर्ग के सामने बना चबूतरा। ये क्या है, देखिए दुर्ग के सामने बना हुआ चबूतरा क्या कहलाता है, पाशिब। जैसे मान लीजिए दुर्ग है, इस दुर्ग के सामने क्या बना दिया जाएगा, एक इस प्रकार से एक ऊंची इमारत या चबूतरा बना दिया जाएगा, जिससे दुर्ग के अंदर की गतिविधियों को देखा जा सकता है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं इसको साफ कर दूं, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। जी अब देखिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के दुर्गों में। सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, और जितने भी प्रश्न इस दुर्ग से बन सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, है ना। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बारे में हम बात करें, सबसे पहले प्रश्न आता है इसके दरवाजे कितने हैं, तो उत्तर आएगा 7। कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। उनका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं भाई, इस दुर्ग के 7 दरवाजे हैं, या 7 प्रवेश द्वार हैं, या प्रवेश द्वार। कौन कौन से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया पाडन पोल, एक नंबर पे है पाडन पोल, 2 नंबर पे है भैरव पोल, और 3 नंबर पे है हनुमान पोल। उसके पश्चात है 4 नंबर पे गणेश पोल, और गणेश पोल के पश्चात 5 नंबर पे हम बात करें जोड़ला पोल,
इसके पश्चात हम बात करें 6 नंबर पर लक्ष्मण पोल और 7 नंबर पे हम बात करें राम पोल। बड़े महत्वपूर्ण है दरवाजे। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार कितने हैं, तो उत्तर 7 और ये 7 नाम लिखे हुए हैं। पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। देखिए उसके बाद हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला है चित्रांगद मौर्य। लेकिन इस बात की जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? चित्तौड़गढ़ का निर्माण श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद ध्यान दीजिए, वैद विनोद जो पुस्तक है वह शंकर भट्ट की है। किसकी है? शंकर भट्ट की। वैद विनोद शंकर भट्ट की है, वीर विनोद श्यामल दास की है। जब आमेर का इतिहास पढ़ते हैं उसमें ये वैद विनोद पुस्तक की चर्चा होती है। इतिहास पढ़ाएंगे उसमें चर्चा करेंगे हम वैद विनोद पुस्तक। ये वीर विनोद है। ये कौन सी है? वीर विनोद। श्यामल दास की पुस्तक के वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने मैसा के पठार प्लस गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर करवाया। नदियों के संगम पर करवाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कौन बता रहा है? श्यामल दास बता रहा है अपनी पुस्तक वीर विनोद में। क्या कह रहा है कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने मैसा के पठार पर और गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर करवाया। अब हम बात करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको साफ करें। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ उपनाम हैं। कुछ विशेषताएं हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? चित्तौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? चित्तौड़ को। और उसके बाद हम बात करें, इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव, इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब देखो, फिर हम बात करें इसकी विशेषताएं क्या है भाई। विशेष बात क्या है इसके बारे में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विशेष क्या कुछ है? इस दुर्ग की जो आकृति है, इस दुर्ग की आकृति है वह व्हेल मछली जैसी है। कैसी है? व्हेल मछली जैसी। ये दुर्ग लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। 8 किलोमीटर क्या है? लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है।
8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। आकृति कैसी है, व्हेल मछली जैसी है। इतनी बड़ी आकृति का जो दुर्ग है, इस दुर्ग को हम कहते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, या हम कह सकते हैं राजस्थान का फर्स्ट लिविंग फोर्ट। और हम कह सकते हैं राजस्थान का ऐसा दुर्ग, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि होती है, जिसमें कृषि होती है, इसमें क्या होती है, कृषि होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखने योग्य हैं। अब हम बात करें इस दुर्ग के अंदर साके हुए हैं। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, 3 साकों के कारण फेमस है। कितने साकों के कारण फेमस है, 3 साके हुए हैं और इन साकों के कारण फेमस है। और ये साके कब कब हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक साका हुआ है 1303 ईस्वी में, एक साका हुआ है 1535 ईस्वी में, एक साका हुआ है 1568 ईस्वी में। एक साका है 1303 में, एक साका है 1535 में और एक साका है 1568 ईस्वी में। अब देखिए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये इतिहास का विषय यहाँ से शुरू हो गया है ना, या इतिहास से संबंधित बातें यहाँ शुरू हो गई। अब हम बात करें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ किसने आक्रमण किया था। यहाँ जो शासक है वो शासक बैठा हुआ है और यहाँ आक्रमण करने वाला। सेम यही कंडीशन यहाँ बना के दूंगा और सेम यही कंडीशन अपने यहाँ बनाएंगे। शासक था इस समय रावल रतन सिंह। कौन था, रावल रतन सिंह। आक्रमण करने वाला था एके। एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। एके का मतलब क्या, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ देखिए, यहाँ शासक था विक्रमादित्य। कौन शासक था भाई, विक्रमादित्य। और आक्रमण करने वाला गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का बहादुर शाह। और यहाँ शासक था उदय सिंह और आक्रमण करने वाला था अकबर। चित्तौड़गढ़ के 3 साकों में एक बात ध्यान रखने लायक है कि देखिए पहले साके के अंदर इधर रावल रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी ने जौहर किया। दूसरे साका में विक्रमादित्य ने केसरिया नहीं किया, देवलिया प्रतापगढ़ का रावत बाघ सिंह आया था। बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर सैनिकों ने क्या किया, केसरिया किया। और विक्रमादित्य की माता और इसकी रानी, इसका नाम क्या था भाई, जवाहर बाई, और माता का नाम था कर्मावती। विक्रमादित्य की माता का नाम कर्मावती और रानी का नाम क्या था, जवाहर बाई। इन दोनों ने क्या किया था, जौहर किया था। लेकिन विक्रमादित्य अपने ननिहाल गया हुआ था और ननिहाल थे इसके बूंदी में। ननिहाल कहाँ थे, बूंदी में। और बूंदी का इनका नाना था जिसका नाम है नारायण दास या नरबद। उस समय विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ही ननिहाल गए हुए थे जिस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। और बहादुर शाह का सामना किया था कर्मावती ने। ये वही कर्मावती है जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। राखी इसीलिए भेजी थी क्योंकि कर्मावती को बाबर ने अपनी राजपूत पुत्री बनाया था और उपहार में रणथंभौर का दुर्ग दिया था। बाबर ने सांगा की पत्नी कर्मावती को अपनी राजपूत पुत्री बनाया था और उपहार में कौन सा दुर्ग दिया था, रणथंभौर दुर्ग दिया था। अगर बाबर की पुत्री कर्मावती बनी है तो नॉर्मल सी बात है, जो कर्मावती है हुमायूं को अपना भाई मानती थी। क्या मानती थी, भाई। इसीलिए इस आक्रमण से पहले कर्मावती ने राखी भेजी थी, किसको, हुमायूं को। हुमायूं समय पर नहीं आ पाया, थोड़ी समय बाद में आया था और जिसके डर से गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ छोड़कर भाग गया था।
और पुनः विक्रमादित्य कुछ समय के लिए चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा और कुछ समय बाद में लगभग 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वो हत्या कर दी बनवीर ने। ये बनवीर कौन था? इतिहास के अंदर हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि सांगा का एक भाई था जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। वही उड़ना राजकुमार की एक दासी थी पूतल दे, और पूतल दे का पुत्र था कौन? बनवीर, जिसने मार दिया किसको? विक्रमादित्य को। ये इतिहास की बातें हैं, इतिहास में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो शाखा है वो है 1568 को। इनकी तारीखें तक हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि जब इतिहास पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बात करेंगे। तारीख वैसे मैं बता देता हूँ आपको। ये हुआ था 26 अगस्त को। कब हुआ था? 26 अगस्त को। ये शाखा हुआ था 5 मार्च को। कब हुआ था? 5 मार्च को। और ये हुआ था 24 फरवरी को। 24 फरवरी को। 24 फरवरी 1568 को। इतिहास के अंदर डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करें उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह पर आक्रमण किया जब अकबर ने, तो यहाँ पर उदय सिंह ने भी केसरिया नहीं किया और रानी ने भी जौहर नहीं किया, क्योंकि आक्रमण जब किया उस समय उदय सिंह चित्तौड़गढ़ सौंप देता है किसको? अपने बड़े ही महत्वपूर्ण जो 2 सेनापति है, जिसका नाम है वीर फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़। इन दोनों को दुर्ग सौंपकर स्वयं उदय सिंह चला जाता है, उदयपुर नगर चला जाता है और अकबर आक्रमण करता है किस पे? चित्तौड़गढ़ पे। और वो 2 सेनापति वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन दोनों सेनापतियों की वीरता से प्रभावित होता है कौन? अकबर। और आगरा के किला में उन दोनों की मूर्तियां स्थापित करवाता है। किस किस की मूर्तियां भाई? जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की। जो वर्तमान में मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, बीकानेर के शासक राय सिंह ने बनवाई। इतिहास के अंदर पूरी कहानी बताई जाएगी आपको। अब उदय सिंह के बारे में हम बात करें। उदय सिंह ने यहाँ पे क्या नहीं किया है? केसरिया नहीं किया है और रानी ने भी यहाँ पर जौहर नहीं किया है। इधर अकबर गुस्से में आता है, सेना का नुकसान बड़ा भारी हो गया, इसीलिए ये अकबर क्या करता है कि उदय सिंह तो मिला नहीं और मेवाड़ के अंदर कत्लेआम करवाता है। अभी हम नेक्स्ट बात करें, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बड़े ही महत्वपूर्ण मंदिर बने हुए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको साफ कर दूँ। ये जो जयमल राठौड़ था ना, जयमल राठौड़ से एक प्रश्न आता है, बताइए महाराणा प्रताप को तलवार विद्या सिखाने वाला व्यक्ति कौन था? जयमल राठौड़, या लिखा सकता है जयमल मेड़तिया, क्योंकि मेड़ता नागौर का था तो हम नाम के साथ क्या लगाते हैं? जयमल मेड़तिया। जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया ने महाराणा प्रताप को तलवार विद्या सिखाई थी। अब देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दो स्तंभ बने हुए हैं। उन स्तंभों के बारे में हम चर्चा करते हैं। 2 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक का नाम है विजय स्तंभ, एक का नाम है विजय स्तंभ, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं विजय स्तंभ, और एक का नाम है कीर्ति स्तंभ। एक का नाम है विजय स्तंभ और एक का नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया। किसने करवाया है भाई? कुंभा ने। इसकी जो मंजिल है वो कितनी है? इसकी मंजिल है 9। कितनी मंजिल है भाई इसकी? 9। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। इधर बना हुआ है कीर्ति स्तंभ, और ये कितना मंजिला है भाई? ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7।
यह है 7 मंजिला। इनकी ऊंचाई की बात करें, निर्माण की बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो विजय स्तंभ के बारे में हम बात करें तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है और इसका निर्माण करवाने वाला कौन है? कुंभा है। निर्माण करवाने वाला कौन है? कुंभा है। आप इनको दूर करके भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ा लिखने के लिए जगह बच जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में, इसको डिटेल से बता देते हैं। अब देखो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 120 फीट। कितने फीट है भाई? 120 फीट। निर्माण करवाया है कुंभा ने। किसने करवाया है भाई? कुंभा ने। अब देखो यहां से प्रश्न आता है कुंभा ने निर्माण कब करवाया, क्यों करवाया? कुंभा ने निर्माण मालवा विजय या महमूद खिलजी फर्स्ट को परास्त करने के बाद, या हम लिखें सारंगपुर युद्ध विजय के बाद। ध्यान दीजिए मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ सारंगपुर का युद्ध लड़ा किसने? कुंभा ने। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया मालवा विजय के बाद, महमूद खिलजी फर्स्ट को परास्त करने के बाद, या सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद या विजयी होने के बाद। अब हम बात करें निर्माण का जो काल है वो रहेगा 1440 से 48, 40 से 48। लेकिन जो सारंगपुर का युद्ध है ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। और ये कब हुआ है? 1437 ईस्वी। इसका भी बड़ा कारण था सारंगपुर का। क्या कारण था? कारण ये था कि कुंभा के पिता, इसका नाम मोकल, क्या नाम है? मोकल। इस मोकल की हत्या करने वाले हत्यारे किसके पास छुपे थे? मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास छुपे थे। कुंभा ने अपने शत्रुओं की मांग की महमूद खिलजी प्रथम से, लेकिन इसने मना कर दिया। तो कुंभा ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिसमें महमूद खिलजी फर्स्ट क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। इतिहास के अंदर इसको बड़ा डिटेल से हम पढ़ते हैं। फिर हम बात करें ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ को कहा जाता है विष्णु ध्वज। क्या कहा जाता है भाई? विष्णु ध्वज कहा जाता है। ये भी जगह नहीं, इधर लिख देता हूं यहाँ पर। उपनाम, विजय स्तंभ के उपनाम हम बात करें, उपनाम कौन कौन से हैं? विष्णु ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है किसको? इसे विजय स्तंभ को। तो देखिए विजय स्तंभ के अंदर देखिए 9 मंजिल है। इसमें जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में 9 बार, कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है भाई? अरबी भाषा में। इस विजय स्तंभ में प्रत्येक मंजिल पर कहीं ना कहीं मूर्ति लगी हुई है, लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। फिर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विजय स्तंभ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति कहते हैं भाई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। और ये जो प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति 9वीं मंजिल पर है। कौन सी मंजिल पर है? 9वीं मंजिल पर है। और 9वीं मंजिल से 2 प्रश्न बनते हैं। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ी शासक के स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? मेवाड़ी शासक स्वरूप सिंह ने।
विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है वह आकाशीय बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी, और जिसके बाद निर्माण जो उसका पुनर्निर्माण है वो पुनर्निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ी शासक स्वरूप सिंह ने करवाया। फिर हम बात करें इसी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की है, इसकी रचना करने वाले कौन है? अत्रि भट्ट प्लस में महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट इन दोनों ने क्या की है भाई? इसकी रचना की है। अब पेपर के अंदर ये अत्रि भट्ट महेश भट्ट ना लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? अभिकवि। इन दोनों को अभिकवि के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है भाई? अभिकवि। ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों को किस नाम से पुकारा जाता है? अभिकवि के नाम से भी पुकारा जाता है। कौन सी मंजिल पर बनी है? कौन सी मंजिल पर लगी है? 9वीं मंजिल पर क्या लगी है भाई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है। किसने लिखी है? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? अभिकवि के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करें इसी विजय स्तंभ को जो कर्नल जेम्स टॉड है उसने बताया है कि तो कुतुब मीनार से भी क्या है? बेहतर है। किससे बेहतर है? कुतुब मीनार से भी बेहतर है। लिख लीजिए, ये लाइन वैसे लिख लेना आप, मैंने जो बताया है कर्नल जेम्स टॉड वाला, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब देखिए इसके बारे में लिख लीजिए, कुछ लाइनें हैं। लिखिए, विजय स्तंभ को उपेंद्र ने विष्णु ध्वज की संज्ञा दी है। विजय स्तंभ को उपेंद्र ने विष्णु ध्वज की संज्ञा दी है। फिर लिखिए, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा है। फिर नेक्स्ट लिखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहा है। लोक जीवन का रंगमंच कहा है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करें, ये जो विजय स्तंभ है विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को। ये लाइन लिख लेना आप। फिर हम बात करें कीर्ति स्तंभ कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। एक बात ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ पर ना होकर विजय स्तंभ पर है। कीर्ति स्तंभ पर ना होकर विजय स्तंभ पर है। हम बात कर रहे हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? कीर्ति स्तंभ के बारे में। कीर्ति स्तंभ के बारे में हम बात करें तो ध्यान रखना, ये कितने मंजिल है? 7 मंजिल है। कितने मंजिल है? 7 मंजिल है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई है 75 फीट। कितने फीट है? 75 फीट ऊंचा है। निर्माण किसने करवाया है? जैन व्यापारी जीजा ने।
देखिए उसमें विजय स्तंभ में एक रह गया था, उसमें उनका जो शिल्पी है वो कौन है? जैता है। कौन है? जैता। मुख्य जो शिल्पी है विजय स्तंभ का वो जैता है, ये नोट कर लेना। निर्माण देखिए यहाँ पर जैन व्यापारी जीजा ने किसका करवाया है भाई? कीर्ति स्तंभ का। जैन व्यापारी जीजा ने करवाया निर्माण, और कितने फीट ऊंचा है? 75 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा है? 75 फीट ऊंचा है। ध्यान रखना, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है, जो क्या थे? फर्स्ट जैन तीर्थंकर। कौन से है भाई? प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ। ये विशेष रूप से आपने ध्यान में रखना है। अभी हम नेक्स्ट बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो विभिन्न मंदिर बने हुए हैं या कोई छतरी बनी हुई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हाँ जी, अब देखिए चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर। फिर एक मंदिर बना हुआ है कालिका मंदिर। फिर एक मंदिर है शतबीस देवरिया। उसके बाद यहीं बनी हुई है श्रृंगार चमरी। यहीं बना हुआ है मीरा मंदिर। यहीं बनी हुई है रैदास की छतरी। यहीं क्या बनी हुई है? रैदास की छतरी बनी हुई है। ये ध्यान रखना, तुलजा भवानी जो मंदिर है ये किसकी कुल देवी है भाई? शिवाजी की। किसकी कुल देवी है? शिवाजी की देवी है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो निर्माण करवाया था बनवीर ने। निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। वही बनवीर जिसने हत्या कर दी थी किसकी? विक्रमादित्य की। किसकी हत्या कर दी थी? विक्रमादित्य की। और यहीं बना हुआ एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर। किसका बना हुआ है? अन्नपूर्णा माता का मंदिर। इसके बारे में ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाने वाला है उसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो निर्माण किसने करवाया है? निर्माण करवाया है राणा हमीर ने। किसने करवाया है? राणा हमीर ने। राणा हमीर ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस निःशुल्क जो कक्षाएं हैं इन निःशुल्क कक्षाओं का सभी विद्यार्थी लाभ उठा सकें।